जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का एक और नया मॉक टेस्ट। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे भारतीय भूगोल के। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आपका आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहा गया है दोस्तों? प्रश्न संख्या फर्स्ट में कहा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी अध्यारोपित अपवाह अर्थात सुपर इम्पोज ड्रेनेज का उदाहरण है? तो दोस्तों, भारत में कौन सी नदी है जो अध्यारोपित अपवाह के लिए जानी जाती है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, चंबल या कावेरी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, भारत में एक ऐसी नदी जो अपने अध्यारोपित प्रवाह के लिए जानी जाती है, वो है आपकी चंबल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, चंबल। दोस्तों, चंबल नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में घड़ियाली नदी किसको कहा जाता है, तो कौन सी नदी है जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा चंबल। ठीक है दोस्तों, याद रखना चंबल किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अध्यारोपित अपवाह क्या होता है? देखो, जब नदी जमीन के ऊपरी मार्ग पर ना बहकर जमीन के निचले मार्ग से बहती है, मतलब अपने पूर्ववर्ती मार्ग से होकर बहती है, तो उसको बोलते हैं अध्यारोपित अपवाह। तो भारत में चंबल नदी अध्यारोपित अपवाह के लिए जानी जाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और मैं आपको बता दूं, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले से होता है, नासिक जिले से। और नासिक में जगह कौन सी है? त्र्यंबकेश्वर। तो ये जरूर याद रखना कि गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना गया है, ये कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है दोस्तों। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर के पठार से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, कावेरी नदी आप जानते हैं ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। तो ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक में है और यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें पूरे साल पानी रहता है वो कौन सी है? कावेरी नदी। इसलिए इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट क्या क्रिएट होता है आपके? अगर आपसे पूछे दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा किसको कहा गया है? तो गोदावरी। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा, तो आंसर होगा कावेरी। दोनों क्वेश्चनों में अंतर ध्यान रखना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इस वर्ड को आप ध्यान रखना। अगर की पॉइंट में की शब्द लग रहा है तो आंसर होगा कावेरी। और कावेरी पर एक बांध भी है। कौन सा बांध है? कावेरी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध। तो ये जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध। तो कौन सी नदी, प्रश्न पे लौटते हैं। प्रश्न में कहा गया था अध्यारोपित अपवाह के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 2, भारत में केसर की खेती के लिए उपयुक्त करेवा मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, केसर केवल और केवल एक जगह होता है भारत में। मेनली अगर हम बात करें मोनोपोली है जम्मू कश्मीर की, तो केसर के उत्पादन में एक ही क्षेत्र भारत का प्रसिद्ध है, वो है जम्मू कश्मीर। और ये आंसर होगा झेलम घाटी। झेलम घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। और करेवा मिट्टी में किसकी खेती होती है? आप बताएंगे केसर की खेती होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में घाटी है कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी को क्या कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी और देवदार की घाटी दोनों नामों से जाना जाता है। तो ये जरूर याद रखना, देवताओं की घाटी किसको कहा गया है? तो कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। और ये अपने देवदार के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी को देवदार की घाटी भी कहा जाता है। सिक्किम के बारे में मैं बता दूं तो यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वो है सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। और सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो आप बताएंगे तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया लद्दाख। लद्दाख के बारे में आप याद रखें, यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी कहाँ पर बहती है? तो आप बताएंगे लद्दाख में। और नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सियाचिन ग्लेशियर की जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ से एक नदी उद्गम होती है, इसका नाम है नुब्रा नदी। तो क्लियर, जो ऑप्शन लिखे गए थे मैंने सारे आपको बता दिए। प्रश्न में पूछा गया था कि करेवा मिट्टी मुख्यतः कहाँ मिलती है? झेलम घाटी में। और करेवा मिट्टी में किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। क्लियर, याद रखना। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होकर बहती है? दोस्तों, भ्रंश घाटी, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहाड़ियों के बीच में एक संकरा मार्ग बन जाता है और ये बहुत ज़्यादा गहरी होती है और इसमें नदियाँ बहुत तीव्र वेग से बहती हैं। तो भ्रंश घाटी में भारत की कौन कौन सी नदी बहती हैं? तो नर्मदा नदी बहती है,
ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती। दामोदर नदी भ्रंश घाटी का पार्ट बनाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, तो महानदी और सोन गलत हो जाएगा, गोदावरी और नर्मदा ये भी गलत हो जाएगा, कृष्णा और पेन्नार ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दामोदर और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी का पार्ट बनाती हैं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, दामोदर और ताप्ती। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, आंसर होगा आपका दामोदर और ताप्ती। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 4, क्या कहा गया, पीली मिट्टी का रंग किसके कारण पीला होता है। तो दोस्तों हमें बताना कि पीली मिट्टी का रंग किसके कारण पीला होता है। आपके ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड के कारण, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण या नाइट्रोजन के कारण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पीली मिट्टी होती है ना, उसका पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण ऐसा होता है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एक शब्द होता है, एक भौगोलिक टर्म है जिसका नाम है टेरा रोसा, टेरा रोसा, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं टेरा रोसा का अर्थ क्या होता है, तो आप बताइएगा लाल मिट्टी होता है, टेरा रोसा लाल मिट्टी इसका अर्थ होता है। क्लियर, याद रखना। और मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो आप बताइएगा 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में जिस मिट्टी का विस्तार है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, और सबसे कम कौन सी है, तो लैटेराइट मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और सबसे कम लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न में कहा गया था पीली मिट्टी का रंग पीला किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, भारत के किस कृषि जलवायु क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों भारत में जो चावल का कटोरा है, अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो आपका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, ठीक है, भारत में कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, और वो कहाँ पर आता है आपका, तो वो आएगा आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र को। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र को कहा जाता है चावल का कटोरा। और अगर आपसे पूछे कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो चावल का कटोरा किसको कहा है, पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ लिखा गया है दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार में किस मिट्टी का विस्तार है, तो आप बताइएगा कि दक्कन के पठार में जो मिट्टी मिलती है वो काली मिट्टी मिलती है, और दक्कन के पठार की जो मिट्टी है ना, वो बेसाल्टिक लावा से बनी है। बेसाल्टिक लावा, ज्वालामुखी का जो लावा होता है उससे निर्मित है यहाँ की मिट्टी। और दक्कन के पठार में कपास की खेती, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये आप याद रखना। आपसे पूछा गया था चावल का कटोरा, आंसर होगा पूर्वी तटीय मैदान को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है। तो दोस्तों रेगुर मिट्टी का क्या दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। तो ये भी आप याद रखना। और इसमें किस तत्व की प्रचुरता है, तो सही जवाब क्या होगा, इसमें चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है, चूना और मैग्नीशियम। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा चेरनोजम कहा जाता है। चेरनोजम किस मिट्टी का नाम है, तो काली मिट्टी का नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7, क्या कहा गया, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या बोलते हैं तिब्बत में, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है, देखो आप इस तरह से मानिए, ये भारत का मैप है, ठीक है, भारत का मैप रफली बना लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बन जाए ये, ठीक है, चलो बन गया। अब ये जो भारत का मैप है ना, यहाँ पे है हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है, और वो है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत के क्षेत्र से निकल के आती है तो ये यू आकार की घाटी बनाती है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, वो है आपका ईस्टर्न एंकर, वो है नमचा बरवा। तो नमचा बरवा को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में ये आती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसको कहा जाता है दिहांग। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो आप याद रखना। अच्छा क्या क्वेश्चन बनाता है ब्रह्मपुत्र नदी से, एक तो पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और दूसरी बात ये हिमालय की पूर्वी सीमा पर बहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एनसीईआरटी का कि हिमालय की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। क्लियर, याद रखना।
ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। देखो बांग्लादेश में क्या नाम पड़ जाता है इसका, जमुना। तो ये जरूर याद रखना कि बांग्लादेश में जमुना किस नदी का नाम है, तो जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी का। दोस्तों यहाँ ऑप्शन ए में लिखा गया है लोहित नदी। लोहित नदी का जो पानी है ना, वो शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल होता है, और इसीलिए इसको कहा गया खूनी नदी या खून की नदी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य में खूनी नदी यानी कि खून की नदी बहती है, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आप याद रखना। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। हमसे प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्या, दिहांग। क्लियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कहा गया, जीरो टिलेज क्या है। दोस्तों टिलेज क्या होता है, कृषि का काम ही टिलेज कहलाता है। तो हमें बताना है कि जीरो टिलेज क्या है, तो आपका आंसर होगा जीरो टिलेज में हम उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग करते हैं। जीरो टिलेज वो प्रक्रिया है जिसमें खेती में उर्वरकों का न्यूनतम यानी कि कम से कम प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं जीरो टिलेज में, दोस्तों ये थोड़ा आंसर मैं गलत बता गया हूँ, मैं यहाँ जैविक कृषि के बारे में बता चुका हूँ आपको। खैर क्वेश्चन पे आता हूँ, जीरो टिलेज क्या है, तो जीरो टिलेज होता है मिट्टी के कटाव को रोकना और कार्बन पृथक्करण। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। हम बात करें उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग, तो ऐसी खेती जिसमें उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है जैविक कृषि। तो जैविक कृषि क्या है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग किया जाए उसको जैविक कृषि कहा जाता है। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया था जीरो टिलेज क्या होता है, तो जीरो टिलेज का मुख्य लाभ है मिट्टी के कटाव को रोकना और कार्बन पृथक्करण करना। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा गया था जीरो टिलेज का लाभ, तो आप बताइएगा कि मिट्टी कटाव इससे रुकता है और दूसरा कार्बन पृथक्करण। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल कौन सा है। दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां कहाँ पर मिलती हैं, सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, रुद्रप्रयाग। क्लियर, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है, अलकनंदा और भागीरथी, तो जवाब क्या होगा, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और यहीं से क्या कौन सी नदी बनती है, तो आप बताएंगे कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम देवप्रयाग से गंगा जन्म लेती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका विष्णुप्रयाग। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विष्णुप्रयाग कौन से दो नदियों के संगम पर है, तो आप बताइएगा अलकनंदा प्लस धौली गंगा। तो अलकनंदा और धौली गंगा का जहाँ मिलन होता है वहाँ पर विष्णुप्रयाग बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर एक ऑप्शन में कर्णप्रयाग भी लिखा गया है, तो कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर है, अलकनंदा और पिंडर, तो ये दोनों आप याद रखना, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग है। दोस्तों जो पंचप्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं उनमें जो एक नदी कॉमन है वो कौन सी है, अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी केदारनाथ के ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, और जो कि केदारनाथ के ऊपर जाके स्थित है। क्लियर, याद रखना। प्रश्न में पूछा गया था अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम, आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग में होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% पर फैली हुई है। तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, योर आंसर एलुवियल सॉइल। एलुवियल मतलब कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल बोला जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा के दोआब क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो उत्तर भारत का मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो आप बताइएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो कि भारत की सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी गई है। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों मैं अगर यहाँ आपसे पूछूं कि जलोढ़ कितने प्रकार की होती है, तो जलोढ़ 2 प्रकार की होती है। अगर ये न्यू है यानी कि नई है और ओल्ड है, अगर नई जलोढ़ है तो इसको बोलेंगे खादर, और पुरानी है तो इसको बोलेंगे बांगर। ठीक है, दोनों आप याद रखना, खादर और बांगर ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों नीली क्रांति भारत में किसने लाई गई थी, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मत्स्य पालन के लिए।
मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति लाई गई भारत में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिसीकल्चर क्या होता है। पिसीकल्चर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पिसीकल्चर क्या है, तो मछली पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मछली पालन पिसीकल्चर होता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका दुग्ध उत्पादन, कौन सी क्रांति लाए थे हम दुग्ध उत्पादन के लिए? श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जवाब होगा दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न में पूछा गया था नीली क्रांति, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मत्स्य पालन के लिए। अगला प्रश्न, पोडू किस राज्य की एक प्रमुख स्थानांतरित कृषि का तरीका है? दोस्तों भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जो कि पारंपरिक तरीका है खेती का। तो आपको बताना है कि पोडू नाम का जो तरीका अपनाया जाता है वो किस राज्य में है। तो सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू कहा जाता है, पोडू। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जैसे आपने सुना होगा ना झूम, पूर्वोत्तर भारत में झूम होता है, ऐसे ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू होता है। अगर आपसे पूछे बेबर या दहिया कहाँ होता है, बेबर या दहिया, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बेबर और दहिया नाम की जो स्थानांतरित कृषि है वो की जाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो दोस्तों काली मिट्टी के बारे में पहला कथन क्या है कि इसे रेगुर का नाम भी दिया गया है। तो काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुर है। दूसरा कथन क्या कहता है, इसमें नमी सोखने की उच्च क्षमता होती है और सूखने पर इसमें दरारें अर्थात क्रैकिंग होने लगती है, जिसे सेल्फ प्लगिंग कहा जाता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी जब सूखने लगती है तो इसमें क्रैकिंग होने लगती है, इसमें दरारें पड़ने लगती हैं, इसीलिए इसको क्रैकिंग सॉइल भी कहा जाता है। और ऐसा लगता है कि ये अपने आप की जुताई कर रही है। तो काली मिट्टी जो है उसके लिए दोनों कथन सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस क्रिया से होता है? दोस्तों लैटेराइट मिट्टी भारत के सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। और जो लैटेराइट मिट्टी है ना वो कैसे बनती है, तो आप बताएंगे भारी वर्षा के कारण होने वाले लीचिंग से होता है, लीचिंग मतलब निक्षालन से होता है। सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी, भारी वर्षा के कारण होने वाले निक्षालन से लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और लैटेराइट मिट्टी उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लैटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसल मुख्यतः आप उत्पन्न कर सकते हो? तो चाय के लिए, ठीक है, काजू के लिए, नारियल के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट होगी? आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी का रंग ईंट के जैसा लाल होता है। ठीक है, याद रखना, इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका रंग ईंट जैसा लाल हो जाता है। और दूसरा, लीचिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? लैटेराइट मिट्टी में लीचिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है आप सभी जानते हैं, जब भी फेरिक ऑक्साइड होगा तो वहाँ पे लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों पर ढलानों के मिट्टी कटाव को रोकने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों जब हम पर्वतीय क्षेत्रों पर कृषि करते हैं तो हम सोपान कृषि अर्थात सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि मिट्टी का जो क्षरण है, जो कटान है, वो रोका जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन अपनाया जाता है, सीढ़ीदार जो खेत हैं वो बनाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है, भारत में जलोढ़ मिट्टी के पुराने निक्षेपों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जलोढ़ दो प्रकार की होती है, पुरानी और नई। अगर नई जलोढ़ है तो खादर और पुरानी है तो बांगर। तो हमसे पूछा गया था पुराने निक्षेप बांगर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों गन्ने के लिए जो उचित लाभकारी मूल्य निर्धारित होता है उसको कौन निर्धारित करता है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों अगर मैं बात करूं गन्ने के बारे में तो गन्ना भारत की नकदी फसल है। कैसी फसल है? नकदी फसल है। और मैं आपको बता दूं गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, तो आप बताएंगे लखनऊ में है। क्लियर, लखनऊ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। क्या कहा गया है,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को कहा जाता है बेबर या दहिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, बेबर या दहिया। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? दोस्तों पूछा गया रोपण फसल नहीं है। चाय रोपण फसल है, कॉफ़ी रोपण फसल है, रबर रोपण फसल है, लेकिन गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। गेहूं अनाज में आता है और मैं आपको बता दूं गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है तो गेहूं आपकी रबी की फसल है, ना कि रोपण फसल। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं किस फसल को कैमिल ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, आप बताओ वह कौन सी फसल है जिसको कैमिल ऑफ डेजर्ट अर्थात रेगिस्तान का जहाज किस फसल को कहा जाता है? तो आप ऊँट मत बता देना, बस आपसे केवल फसल के बारे में बात कर रहे हैं। कैमिल ऑफ डेजर्ट किस क्रॉप को कहा गया? आंसर होगा आपका ज्वार को कहा जाता है। ज्वार नहीं लिखेगा तो बाजरा लिख सकता है आपके एग्जाम में, तो बाजरे को क्या बोलते हैं हम? रेगिस्तान का ऊँट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में पूछेगा तो रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो गेहूँ नहीं होता है। क्लियर, याद रखना। दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा मॉक टेस्ट ज्योग्राफी का। फिर मुलाकात होगी मॉर्निंग में आपको स्टडी जीके के साथ में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ज्योग्राफी के जो सेट आएंगे ना वो आपकी केवल 15 तारीख तक आएंगे। उसके बाद में आपके सारे सब्जेक्टों के सेट मैं डे बाई डे लेके आऊँगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, साइंस, कंप्यूटर, सब डे बाई डे एक एक करके हम 20-20 प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। हर सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे आपके सभी एग्जाम के लिए। अगर आप कहीं से भी पढ़ें ना पढ़ें, अगर मेरी क्लास से आपने कर ली तो ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा जो भर्ती आई है, होमगार्ड की भर्ती आई है, या एसएससी जीडी आप देने वाले हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर आप जीएस में करेंगे, इतना मेरा वादा है। आप मेरे साथ बने रहिए। फिर मुलाकात होगी स्टडी जीके के मॉक टेस्ट के साथ सुबह में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।